बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students and respectable parents, Assalamu alaikum. I hope you will be enjoying good health. May Allah bless all of us with happy, healthy and prosperous life. आज हम अपने इंग्लिश के लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्लास में पढ़ लिए थे। लेसन नंबर 6 का काम पीडीएफ की सूरत में आपको पहले ही भेजा जा चुका है। आज इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए उसी पीडीएफ लेक्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर I would like to define 3 main points which are very important to know. The first point is that you have all your stationery with you before listening your lecture. अगर आप किसी भी लेक्चर से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उससे फ़ायदा उठाएं और आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाएँ, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स ज़रूरी हैं जो आपके जहन में होने चाहिए, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास उस लेक्चर से मुतल्लिक तमाम स्टेशनरी, बुक्स, नोट्स और दीगर अशिया मौजूद हों, ताकि बार बार आपको उठकर जाना ना पड़े। द सेकेंड पॉइंट इज़ Try to isolate yourself while studying. अगर आप अपने लेक्चर को सुनने के दौरान किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर शोर है, टीवी लगा हुआ है, मेहमान आ जा रहे हैं या आपके छोटे बहन भाई खेल रहे हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन वहाँ पर मुकम्मल तौर पर नहीं होगी, जिसकी वजह से लेक्चर तो आप सुन रहे होंगे लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए आइसोलेशन का मतलब है अपने आप को एक ऐसे कमरे में महदूद कर लें जब आप लेक्चर सुने जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो। आपके साथ आपकी मदर, आपी, फादर या कोई भी आपके साथ जो आपको गाइड करता हो वो बैठे। पॉइंट नंबर 3, फोकस एंड कंसंट्रेशन। बेटा, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका फोकस और कंसंट्रेशन यानी तवज्जो वो आपके लेक्चर की तरफ होनी चाहिए। अगर आपकी तवज्जो इधर उधर होगी, मोबाइल की गेम्स में होगी, अपने किसी बहन या भाई के साथ खेलने की तरफ होगी, या आप बग़ैर नाश्ता किए, बग़ैर खाए पिए बैठ गए हैं और आपको भूख लग रही है, या आपका ध्यान किसी और तरफ है, तो आपको लेक्चर का फ़ायदा नहीं हो सकेगा। ये पॉइंट्स मैं आपको बार बार तो नहीं, हाँ, लेकिन बाय नाउ आपको बताती रहूँगी ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये लेक्चर साथ साथ याद हो जाए तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर आई वुड लाइक टू डिफ़ाइन द स्टोरी ऑफ दिस लेसन विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। This story is about a boy. एक ऐसे लड़के की कहानी है जो आपकी ही उम्र के हैं और उनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे आपको भी किसी किसी चीज़ का शौक़ होता है, आपके भी कोई पैशंस होते हैं, शौक़ होते हैं, इसी तरह इस बच्चे का भी एक शौक़ था, एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी जो कि पूरी हो गई। और वो ख्वाहिश थी पैराशूट में उड़ने की, पैराशूट में सफ़र करने की।
आप में से बाज़ बच्चों का पैशन पेट्स रखना होगा, बाज़ बच्चों का स्टैम्प्स कलेक्टिंग होगा, बाज़ बच्चों की डिफरेंट हॉबीज़ होंगी और वो इतनी ज़्यादा उनके लिए अजीज़ होंगी कि वो उनका पैशन बन जाता है, उनका जुनून, उनका शौक़ बन जाता है। जैसे आप में से कुछ बच्चे पुलिसमैन बनना चाहते हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तो इसी तरह इस बच्चे का भी एक पैशन था, एक शौक़ था और वो पैशन इसका ड्रीम बन गया था। अब इस लेसन का नाम है अ ड्रीम कम ट्रू। बुक पेज नंबर 35, बुक पेज नंबर 35. Open your textbook and put your finger on the word "A dream come true." The title of the lesson is "A dream come true." एक ख्वाब जो सच हुआ, एक ख्वाब जो सच हुआ। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है हाउ ऑफन डू यू ड्रीम। आप कितनी मर्तबा किसी चीज़ का ख्वाब देखते हैं। ऑल्दो आपके हाथ में नहीं होता कि आप ड्रीम करें या आप ये सोचें कि आज मैं ख्वाब में ये देखूँगा, ये देखूँगी। ये तो खैर उन्होंने एक मुहावरतन बात की है, पूछा है आपसे कि आप अक्सर कैसा ख्वाब देखते हैं। What kind of dreams do you often see? आप किस किस्म का ख्वाब देखते हैं। वही बात जो अभी मैंने की, आप किस किस्म का ख्वाब देखते हैं। Have any of your dreams ever come true? Question mark. क्या आपका कोई ख्वाब कभी सच्चा हुआ? अब नीचे आपको एक पिक्चर बनी होगी और वो पिक्चर एक क्लाउड की सूरत में है और उसमें एक पैराशूट दिखाया गया है। अब पैराशूट क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। आप में से अक्सर बच्चों ने अक्सर कार्टून में या फिल्म्स में वग़ैरह में, मूवीज़ वग़ैरह में देखा होगा कि एक ऐसा बड़ा बैलून जिसके अंदर एक ख़ास किस्म का बर्नर या बड़ा सा चूल्हा जल रहा होता है, जो गैस की सूरत में उसके अंदर जलने की जो गैस बनती है उससे वो ऊपर उठता है और उस बैलून के अंदर ट्रैवल करते हैं। लोग बैठते हैं, एक टोकरी टाइप, एक बड़ी कैरी टाइप उसके अंदर अटैच होती है उसकी रस्सियों के साथ और वो इधर से उधर मूव करता है। क्लाउड के साथ आपको 2 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि उस बच्चे के ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर किसी की जो एक फीलिंग्स होती हैं सोचने की, उसको तो बयान नहीं किया जा सकता कि उसको किस तरीके से हम यहाँ पर डिनोट करें, बयान करें। अब एक ये डॉट्स जो हैं ये बयान कर रहे हैं कि वो बच्चा ख्वाब देख रहा है, सोच रहा है। अब इस बच्चे का ख्वाब था कि ये पैराशूट में उड़े, लेकिन इस लेसन में आपको मालूम होगा कि असल में वो ख्वाब किस तरीके से सच हुआ। नाउ पुट योर फिंगर ऑन द वर्ड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग। मैं हमेशा उड़ने का ख्वाब देखा करता। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड बाय नेचर। मैं फ़ितरी तौर पर, नेचर मीन्स फितरत, यानी जिस फितरत के साथ आप इस दुनिया में आते हैं, आपके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं तो वो आपके हैबिट्स से डिफरेंट होती हैं। हैबिट्स कैन बी चेंज्ड बट नेचर कैन नेवर बी चेंज्ड। तो नेचर वाइज बाज़ बच्चे शाय होते हैं, ब्रेव होते हैं, कुछ बच्चे मुख्तलिफ़ तरह की नेचर रखते हैं, कुछ सिली होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं। तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए ये बच्चा बता रहा है, आई ऑलवेज़ ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग। मैं हमेशा उड़ने का ख्वाब देखा करता हूँ। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड बाय नेचर। मैं फितरतन एक बहादुर बच्चा हूँ। यहाँ बॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, चाइल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चाइल्ड मीन्स बच्चा। फुल स्टॉप। I always imagine to achieve my success in the sky. Always हमेशा।
मैं हमेशा इमेजिन तसव्वुर करता, टू अचीव, अब ये इमेजिन्ड है, इमेजिन नहीं है, तसव्वुर किया करता, टू अचीव के हासिल कर सकूं, माई सक्सेस अपनी कामयाबी, इन द स्काइज़ आसमानों में। अब यहाँ पर अगर मैं एक सवाल करूँ कि स्काइज़ का क्यों कहा गया है, स्काइज़ का मतलब है कि इसकी जो डिज़ायर थी, जो इनकी ख्वाहिश थी इस बच्चे की, वो स्काइज़ से रिलेटेड थी, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फ्लाई इन एयर। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी, मैं तसव्वुर किया करता था कि मेरी कामयाबी हासिल हो सके आसमानों में। आई लिव इन अ माउंटेनस, क्या वर्ड है, माउंटेनस, माउंटेनस, एक दफ़ा टी को पढ़ेंगे, माउंटेनस। माउंटेन कहते हैं पहाड़ को, और माउंटेनस पहाड़ी इलाका या जगह। अब आगे एरिया लिखा हुआ है, तो माउंटेनस का मतलब है पहाड़ी और एरिया का मतलब है इलाका। आई लिव इन अ माउंटेनस एरिया, मैं एक पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। विच इज़ एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट, जो एक बेहतरीन सयाहती जगह है। सयाहती यानी कि सैर व तफरी के लिए आने वाले लोगों को टूरिस्ट कहते हैं, और स्पॉट का मतलब जगह, जो कि एक बेहतरीन सयाहती जगह है। फ्लाइंग वॉज माई पैशन, उड़ना मेरा शौक़, मेरा जुनून था। पास्ट टेंस है, वॉज आ गया। फ्लाइंग उड़ना, वॉज माई पैशन मेरा जुनून था, फुल स्टॉप। यू कैन सी वन थिंग कि हर एक सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया गया है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जुमला मुकम्मल हो गया है। जब आप कोई भी सेंटेंस मुकम्मल लिखें तो उसके बाद फुल स्टॉप लाजमी लगाएं। वंस आई साइटेड एन ऑब्जेक्ट, एक दफ़ा, वंस एक दफ़ा, मैंने देखा, साइट देखना, साइटेड देखा, एक दफ़ा मैंने देखा, एन ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़, दैट लुक्ड लाइक अ पैराशूट, जो बिल्कुल पैराशूट जैसी थी। लुक्ड लाइक लगती थी, दिखाई देती थी, किसकी तरह, पैराशूट की तरह। एक दफ़ा मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जो पैराशूट की तरह दिखाई देती थी, फुल स्टॉप। सो आई रीच्ड द स्पॉट बाय माई बाइक। सो फिर, तब, मैं पहुंचा, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड, मैं पहुंचा, द स्पॉट उस जगह, बाय माई बाइक अपनी बाइक यानी साइकिल के ज़रिए। इट वॉज़ अ बलून, बलून तो देखा होगा आप सब ने, आपके छोटे बहन भाई और आप जब छोटे थे तब आपने भी बलून्स से खेला होगा, और जब बर्थडेज़ होती हैं आपकी, कोई पार्टी होती है तो भी आप बलून से डेकोरेट करते हैं, लेकिन वो छोटे साइज़ में होते हैं। अब यहाँ पर जो बलून उसने देखा, आगे उसकी फॉर्म बता रहे हैं। इट वॉज़ अ बलून, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज स्टैंडिंग देयर, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त वहाँ पर खड़ा था। ही कॉल्ड मी टू हेल्प हिम, उसने मुझे मदद के लिए आवाज़ दी, बुलाया या आवाज़ दी, उसने मुझे मदद के लिए बुलाया। आई हेल्ड वन ऑफ द रोप्स अटैच्ड टू द बलून, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड, मैंने पकड़ा, वन ऑफ द रोप्स रस्सियों में से एक रस्सी को, अटैच्ड जो जुड़ी हुई थी, टू द बलून गुब्बारे से, मैंने रस्सियों में से एक रस्सी को पकड़ा जो गुब्बारे से जुड़ी हुई थी। आई वॉज सपोज्ड टू होल्ड ऑन टू द रोप
until the balloon was filled with air. I was supposed to hold. मुझे उस वक्त तक उस रस्सी को थामे रखना था, पकड़े रखना था, on to the rope, उस रस्सी को, until, जब तक, the balloon was filled, जब तक कि गुब्बारा भर ना जाए, with air, हवा से, and ready to fly, और उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। अब यहाँ पर कौन सी बलून में हवा भरी जा रही है? जो बर्नर्स के ज़रिए गुब्बारे के अंदर मौजूद गैस बनाएगी और उससे गुब्बारा ऊपर की जानिब उठेगा। तो मुझे उस रस्सी को उस वक्त तक थामे रखना था जब तक गुब्बारे के अंदर हवा ना भर जाए और वो उड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। पेज नंबर 36, फर्स्ट पैराग्राफ। There were two men holding the seat of the balloon for the pilot. वहाँ पर दो आदमी थे जो बैलून के अंदर लगी हुई सीट या नशिस्त को पकड़े हुए थे, होल्डिंग, पकड़े हुए थे, फॉर द पायलट, किसके लिए? पायलट के लिए। हु इज़ पायलट? पायलट कौन होता है? सब बताएं जी। जहाज़ उड़ाने वाले को या पैराशूट उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं। वहाँ पर दो आदमी बलून की सीट को पकड़े हुए थे पायलट के लिए, क्योंकि अगर वो ना पकड़ते तो बलून में कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता, जब गैस भर जाती है तो वो उड़ना शुरू हो जाता है। तो सीट को पकड़ने का और रस्सियों को पकड़ने का मकसद ये होता है बेटा कि आपने इसको किस तरीके से ग्रिप किया है। मिस्टर जवाद lit the burners to heat the air. मिस्टर जवाद ने बर्नर्स जलाए, lit मीन्स रोशन किए, जलाए, to heat the air, कि वो हवा, गर्म हवा पैदा कर सकें, and the balloon swelled up, ताकि बलून जो है वो फूल सके। जब आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, तो इतना बड़ा गुब्बारा आपके मुंह से या किसी पंप से फुलाना तो पॉसिबल नहीं था। तो मिस्टर जवाद ने उस पैराशूट के अंदर लगे बर्नर से उसको रोशन करने के बाद फुलाना शुरू किया ताकि वो फूल जाए। हॉट एयर बिगेन टू फिल द बलून, गर्म हवा भरना शुरू हो गई गुब्बारे में। Before starting my next paragraph, I would like to define some board work for you. First of all, dictation words. यहाँ पर हम dictation words करेंगे और फिर हम glossary करेंगे, words meaning और words sentences। ये वर्ड्स आपको साथ साथ इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको लेक्चर समझने में आसानी हो जाए। अब इसमें आपने अब तक जो वर्ड्स पढ़े हैं उनमें से कुछ वर्ड्स डिक्टेशन की सूरत में आपके सामने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ स्क्रैप बुक, स्क्रैप बुक, फोटोग्राफर, स्क्रैच्ड, रैप्ड, swelled, suppose, mastering, imagine, tourists and parachute. These are dictation words. Now let's come to the glossary. Glossary, words or meanings in English. First word is jerk, a sudden quick sharp movement, एकदम से किसी चीज़ का झटके से आगे या पीछे होना, हरकत करना जर्क कहलाता है। इंग्लिश में मीनिंग्स हैं आ सडन क्विक शार्प मूवमेंट, फुल स्टॉप। पैशन, पैशन, overpowering emotions. Release, to set somebody free. Scrapbook, a blank book
or album for pasting photos. Sighted, having the ability to see. Now let's come to the word's meaning. The first word is dreamed. ख्वाब देखा. सेकेंड फॉर्म ड्रीम्ड भी हो सकती है, ड्रीम्ड भी ठीक है. ख्वाब देखा. माउंटेनस एरिया, पहाड़ी इलाका. पैशन, जुनून या शौक. पैशन, जुनून या शौक. अटैच्ड, अटैच्ड जुड़ा हुआ. मुंसलिक हो कोई चीज़ तो उसको कहते हैं अटैच्ड. लिट, रोशन करना. जर्क, झटका. झटका मीन्स शार्प मूवमेंट, क्विक शार्प मूवमेंट. अभी हमने ग्लॉसरी में भी पढ़ा, यहाँ उर्दू मतलब है झटका. हिच, गिराह लगाना. नॉट मीन्स, हिच मीन्स सेम मीनिंग्स हैं. आप गिरा लगा देते हैं किसी शॉपिंग बैग को, किसी कपड़े को या किसी भी चीज़ को, तो गिरा लगाने को कहते हैं हिच. फियरफुल, खौफनाक. येल, चीख. रिलीज्ड, छोड़ दिया. रिलीज़ की सेकेंड फॉर्म है रिलीज्ड, छोड़ दिया. आइस पैक, आइस पैक बर्फ़ की थैली. बर्फ़ के क्यूब्स होते हैं, उनको एक आप थैली कह लें या एक बैग कह लें कपड़े का, अगर उसमें रखें और कोई स्वेल्ड जगह हो तो आप उससे जब उसकी टिकोर करते हैं तो वो एक थैली की सूरत में नज़र आती है, बर्फ़ की थैली. रिपोर्टर, नामा निगार, यानी जो अखबारी नुमाइंदे लिखते हैं उनको नामा निगार कहते हैं. अखबार में लिखने वाले कॉलम नवीस या नामा निगार, उनको रिपोर्टर कहते हैं, किसी ख़बर के बारे में जो पूरी डिटेल देते हैं. इंजर्ड, इंजर की सेकेंड फॉर्म इंजर्ड. ज़ख्मी हुआ, ज़ख्मी हुआ. सो बिफोर स्टार्टिंग माई नेक्स्ट पैराग्राफ आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये वर्ड्स जो डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ग्लॉसरी है, वर्ड्स मीनिंग और वर्ड सेंटेंसेस हैं, इनको कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करें, लिखें, याद करें और छोटे छोटे टेस्ट आपने अपनी मदर को, फादर या जो भी आपको पढ़ाते हैं उनको छोटे छोटे टेस्ट की सूरत में रिवीजन करनी है आपने. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. पेज नंबर 36 हमारा पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ. द पायलट सैट इन हिज सीट. अब इससे पहले आपने स्टोरी में पढ़ा कि यहाँ पर जो बलून था उसको जलाने के लिए, उसको गर्म हवा से भरने के लिए मिस्टर जवाद जो पायलट थे उन्होंने एक चूल्हा बर्नर यहाँ पे रोशन किया बलून के अंदर, ताकि गर्म हवा से बलून भर जाए और ऊपर उड़ने के लिए तैयार हो जाए. अब बलून भर गया है हवा से, गर्म हवा से जो बर्नर्स ने अंदर पैदा की, उससे बलून भर गया है. अब बिल्कुल रेडी हैं, मिस्टर जवाद रेडी हैं. पायलट कौन है? मिस्टर जवाद. द पायलट सैट इन हिज सीट. पायलट अपनी सीट पर बैठ गए. सिट की सेकेंड फॉर्म है सैट, बैठ गए. द बलून स्लोली बिगेन टू लिफ्ट इट्स पायलट इनटू द एयर. स्लोली आहिस्तगी से, आहिस्ता आहिस्ता. गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता अपने पायलट को हवा में उड़ाने लगा. द पीपल होल्डिंग द अदर गाइड रोप्स लेट इट गो. उन लोगों ने जिन्होंने इसकी रस्सियाँ पकड़ रखी थीं, उन्होंने रस्सियों को छोड़ना शुरू किया. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बताती जाऊँ कि रस्सियों को क्यों पकड़ा हुआ था लोगों ने, ताकि प्रेशर से बनी हुई गैस के साथ बलून उड़ ना जाए. जब सब कुछ तैयार हो गया और पायलट उसमें बैठ गए तो फिर उन्होंने रस्सियों को छोड़ दिया, क्योंकि अगर कोई उस रस्सी को ना छोड़ता तो उसके साथ
बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती थी और वो लटकता हुआ साथ उसके जा भी सकता था। तो इसलिए उन्होंने, जिन्होंने रस्सियाँ पकड़ रखी थीं, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रस्सियों को छोड़ना शुरू कर दिया अपने हाथों से। कॉमा लगा हुआ है, बट आई कुडंट। अब जनाब ये जो डे ड्रीमर थे, इन्होंने भी हाथ में रस्सी को पकड़ रखा था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया। अब उन्होंने ऐसा ना किया तो आगे देखिए कि इनके साथ क्या होता है। आई हैड रैप्ड द नायलॉन लाइन अराउंड 4 fingers ऑन माई लेफ्ट हैंड। अब इन्होंने उस नायलॉन की रस्सी को जो अटैच थी बलून के साथ, उसको अपनी 4 fingers 4 उंगलियों, कौन से हाथ की? उल्टे हाथ की 4 उंगलियों में ऐसे ऊपर लपेट लिया। जैसे अक्सर आपकी कोई चीज़ आपके हैंग करने में प्रॉब्लम हो रही हो आपको, तो आप उसको हाथ के गिर्द लपेट लेते हैं। इसी तरह जब इनको रस्सी पकड़ने के लिए कहा गया तो इन्होंने रस्सी को उल्टे हाथ की 4 उंगलियों के गिर्द लपेट लिया, नायलॉन की रस्सी को लपेट लिया। रैप्ड ऐसे जैसे ऊपर नीचे बल देते हैं हाथ को। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू ड्रॉप माई लाइन, और जैसे ही मैं रस्सी को छोड़ने वाला था, इट जर्क्ड, झटके से ये ऊपर उठ गई, इसने मुझे झटका लगा दिया। इट फॉर्म्ड अ हाफ हिच अराउंड द 4 fingers ऑफ माई लेफ्ट हैंड। अब हुआ क्या कि इस झटके से जब उस रस्सी ने ऊपर उठना शुरू किया, क्योंकि बलून से अटैच थी, तो उसने इनके हाथ में एक गिरह बांध दी। जो इन्होंने 4 उंगलियों के गिर्द लपेटी हुई थी रस्सी, उस रस्सी को गिरह लग गई, फॉर्म्ड लग गई। अ हाफ हिच, आधी गिरह, पूरी गिरह तो नहीं लग सकी, आधी गिरह लग गई इनके हाथों पे बंधी रस्सी को, जो कि इनकी 4 उंगलियों के गिर्द लिपटी हुई थी और उल्टे हाथ की थी। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ, और मैं ऊपर उठना शुरू हो गया। द ग्राउंड, ज़मीन से, एंड इनटू द एयर, और कहाँ पर? हवा में चला गया। आई वॉज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, मैं ज़मीन से ऊपर उठने लगा, एंड इनटू द एयर, और हवा में जाने लगा। आई शाउटेड एंड शाउटेड, मैं चिल्लाया और चिल्लाता रहा। बट द पायलट कुड नॉट हियर मी, लेकिन पायलट ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ पर कुड नॉट आप देख रहे हैं, इट्स एन एब्रीविएशन। आई होप आपने ग्लॉसरी को गो थ्रू कर लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू इरेज द ग्लॉसरी। यहाँ पर आपको एब्रीविएशन नज़र आया कुडंट, ये पोस्ट्रोफी एस के साथ है। कुडंट, कुड नॉट, कुड नॉट किसका एब्रीविएशन है? कुड नॉट का। द पायलट कुड नॉट हियर मी, लेकिन पायलट ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा। एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर एज आई वेंट हाई। एवरीथिंग, हर चीज़, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, बिकेम स्मॉलर, छोटी हो गई, एंड स्मॉलर, और छोटी हो गई, एज आई वेंट हाई, जैसे जैसे मैं ऊंचा होता गया। वेंट गो की सेकेंड फॉर्म है, हाई मीन्स ऊंचा। जैसे जैसे मैं ऊंचा होता गया, ज़मीन पर मौजूद चीज़ें, हर चीज़, एवरीथिंग, हर चीज़ छोटी से छोटी होती गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं खौफज़दा हो गया। द लाइन वॉज सो टाइट अराउंड माई फिंगर्स, वो रस्सी मेरी उंगलियों के गिर्द बहुत सख्त हो गई थी। टाइट, सख्त हो गई थी, जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही थी। द लाइन, वो रस्सी, वॉज सो टाइट, बहुत सख्त थी, अराउंड, इर्द गिर्द, माई फिंगर्स, मेरी उंगलियों के गिर्द।
माई फिंगर्स हर्ट अ लॉट, मेरी उंगलियों में बहुत दर्द हो रहा था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर जवाद रेज्ड द बलून टू 3000 फीट, मिस्टर जवाद ने उस पैराशूट के गुब्बारे को ज़मीन से 3000 फीट बुलंद कर लिया था। ज़मीन से उस बलून की बुलंदी कितनी थी? 3000 फीट, 3000 फीट। आपने अपने जहन में हर पॉइंट को रखना है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू बिफ़ोर कि आपने जो MCQs तैयार करने हैं वो आपके अनसीन होंगे। तो कोई भी बात इस लेसन में से आपके MCQs की शक्ल में आपके सामने आ सकती है। तो आपने जहन में रखना है हर चीज़ को कि मिस्टर जवाद ने ज़मीन से उस पैराशूट के गुब्बारे को 3000 फीट बुलंद कर दिया। देन आई हर्ड द बर्नर बिकेम क्वाइट, तब मुझे महसूस हुआ कि चूल्हे खामोश हो गए हैं। अब यहाँ पर बर्नर्स क्वाइट का मतलब है कि पैराशूट ने मज़ीद बलून को हवा से भरना बंद कर दिया, यानी अब वो अपने सफ़र का इख्तिताम करना चाह रहे थे कि गैस जैसे जैसे ख़त्म हो जाएगी और कम होती जाएगी। अब आगे आप पढ़ेंगे कि गैस को रिलीज़ करने का क्या तरीका अख्तियार किया उन्होंने। तो गैस जब रिलीज़ होती है, बलून में से निकलती है, तो बलून वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो मिस्टर जवाद ने मैंने देखा सुना कि मिस्टर जवाद ने चूल्हों को बंद कर दिया और वो खामोश हो गए। आई वॉज़ स्टिल शाउटिंग, मैं अभी भी चिल्ला रहा था। ये जो आपको कोटेशन मार्क्स नज़र आ रहे हैं, ये उनकी अपनी आवाज़ है। प्लीज़ हेल्प मी टू गेट डाउन, कोटेशन मार्क क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। प्लीज़ मेरी मदद करो नीचे आने में। मिस्टर जवाद हर्ड माई येल, मिस्टर जवाद ने मेरी चीख सुन ली। एंड बिगेन टॉकिंग टू मी, और मुझसे बात करना शुरू कर दी। अब तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स बलून से लटका हुआ है और हाथ में रस्सी बंधी हुई है जो बलून से मुंसलिक है, और वो चिल्ला रहा है प्लीज़ हेल्प मी। एक हाथ से लटके हुए हैं और एक हाथ बिल्कुल खाली है उनका, और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं कि मेरी मदद कीजिए नीचे आने में। मिस्टर जवाद हर्ड माई येल एंड बिगेन टॉकिंग टू मी, मिस्टर जवाद ने मेरी चीख सुनी और मुझसे बातचीत शुरू की। ही रिलीज्ड हॉट एयर थ्रू द टॉप ऑफ द बलून। आपने देखा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि बलून से हवा कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर पैराशूट के बलून से मिस्टर जवाद ने कैसे हवा निकाली? बलून के टॉप पर एक जगह जहाँ से बलून की हवा को रिलीज़ किया गया, निकाल दिया गया, उन्होंने बलून के ऊपर बनी जगह से बलून के अंदर मौजूद हवा को निकाल दिया। देन वी स्टार्टेड डिसेंडिंग वेरी फास्ट। डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, ठीक है। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर, रिमेंबर जब आप छोटी क्लासेस में थे तो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स आपने मैथ्स में पढ़े थे। तो यहाँ पर डिसेंडिंग वही वर्ड रिपीट हुआ है जिसका मतलब है ऊपर से नीचे आना। देन फिर वी स्टार्टेड डिसेंडिंग वेरी फास्ट, हम तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गए। इट टुक 2 minutes टू गेट डाउन आफ्टर ही हैड सीन मी। इट टुक 2 minutes, इसमें 2 मिनट लगे टू गेट डाउन, नीचे आने में। आफ्टर ही हैड सीन मी, जब उन्होंने मुझे देखा। ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन नीचे आने में हॉट एयर रिलीज़ होने के बाद जस्ट 2 minutes लगे हमें नीचे आने में। When I was about 30 feet off the ground, जब मैं ज़मीन से 30 फुट ऊंचा था, 30 फुट के फासले पर था।
द लाइन आई वॉज हैंगिंग, जिस रस्सी से मैं लटका हुआ था, फ्रॉम टोर ऑफ द बलून, वो रस्सी गुब्बारे से अलहदा हो गई। टीयर, टोर, टॉर्न, रस्सी गुब्बारे से अलहदा हो गई। आई फेल ऑन द पाइन ट्री, मैं अनानास के दरख्त पर गिर पड़ा। आई वॉज लकी, मैं खुशकिस्मत था। बिकॉज द ट्री ब्रोक माई फॉल, क्योंकि उस दरख्त ने मेरे गिरने की रफ़्तार को कम कर दिया था, क्योंकि अगर मैं ज़ोर से गिरता तो खुदा न खास्ता ज़्यादा चोट लग सकती थी, तो उस दरख्त पे गिरने से उनकी गिरने की रफ़्तार कम हो गई। आई वॉज ओनली स्क्रैच्ड, मुझे चंद खराशें आईं। स्क्रैच मीन खराशें। खराशें एक नया वर्ड है, यहाँ पर आप उसको लिखना सीखेंगे। खराशें, मुझे चंद खराशें आईं। किस वजह से आईं? क्योंकि दरख्त पर गिर गए थे वो। थ्रू द ब्रांचेस, उन जो शाखें थीं उनसे मुझे चंद खराशें आईं। मिस्टर जवाद केम ओवर टू मी, मिस्टर जवाद मेरे पास आए। एंड आस्क्ड, और उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़ आई वॉज हर्ट, क्या मुझे चोट लगी है या मैं ज़ख्मी हुआ हूँ। आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेक द लाइन ऑफ माई फिंगर्स, मैंने दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी मेरी उंगलियों से उस रस्सी को उतार दें। टेक द लाइन ऑफ यानी वो रस्सी मेरी उंगलियों से हटा दें। ही कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उन्होंने जल्द ही एक एम्बुलेंस को बुला लिया। आई वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, मुझे हस्पताल ले जाया गया। द पेन रिमेन्ड इन माई लेफ़्ट हैंड फॉर 3 or 4 days, मेरे हाथ में 3 से 4 दिन दर्द बाकी रहा। दे पुट आइस पैक्स ऑन माई हैंड टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग, और हस्पताल वालों ने मेरी उंगलियों पर बर्फ़ की थैलियाँ रखीं ताकि उसमें कमी आ सके, दर्द में कमी आ सके। When I was in hospital, जब मैं हस्पताल में था, many reporters and photographers came to see me, बहुत से नामा निगार यानी अखबारी नुमाइंदे और तस्वीरें खींचने वाले मेरे पास मुझसे मिलने आए। I received letters and cards from many parts of the country, मुझे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, कंट्री मुल्क, मुझे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से खतूत और कार्ड्स मौसूल हुए। इट हैज़ बीन फन मेकिंग अ स्क्रैप बुक विद ऑल माई लेटर्स एंड न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प था कि मैंने उन खतूत और अखबारी कटिंग से यानी अखबार की कटिंग से जिनमें मेरा नाम आया था, मेरे बारे में ख़बरें छपी थीं, उनको काट काट कर और खतूत की मदद से जो मुझे मौसूल हुए थे मेरे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से, मैंने स्क्रैप बुक बनाई। डू यू हैव स्क्रैप बुक? येस, यू हैव स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक में आप मुख्तलिफ़ कटिंग्स लगाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपकी यादगार होती हैं, आपकी छोटी छोटी एल्बम्स बन जाती हैं स्क्रैप बुक्स। तो उन्होंने अपनी यादगार के तौर पर वो खतूत और क्लिपिंग्स जो अखबार की ख़बरें थीं, सुर्खियाँ थीं, उनसे एक स्क्रैप बुक तैयार की जिससे उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई थॉट माई ड्रीम एंड पैशन फॉर फ्लाइंग रियली केम ट्रू। आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, माई ड्रीम कि मेरा ख्वाब, एंड पैशन और मेरा शौक़। डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 की आ ड्रीम कम्स ट्रू की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन हमने अभी पढ़ी। इसके डिक्टेशन वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और ग्लॉसरी वर्ड्स हमने अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम लेसन नंबर 6 का बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पर आपको क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ रहे होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF की सूरत में भेजे जा चुके हैं।
अब हम इसका बाकी बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 38, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। As you know that in exams you are given unseen MCQs, but here some MCQs are given which we are going to solve. 3 options are given in which one is the correct. Number 1, the sight of the parachute brought the author to that spot as पैराशूट का नज़ारा लिखने वाले को उस जगह पर लाया क्योंकि ऑप्शन ए, ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज टाइम देयर, वो अपना वक्त गुजारना चाह रहा था वहाँ। ऑप्शन बी, फ्लाइंग वॉज हिज पैशन, उड़ना उसका शौक़ या जुनून था। ऑप्शन सी, ही केम टू सी हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से मिलने वहाँ आया था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। टिक द ऑप्शन बी। नंबर 2, व्हेन ही वॉज होल्डिंग द रोप, ही वॉज, जब ऑथर ने, लिखने वाले ने रस्सी को थामा हुआ था तो वो क्या कर रहा था। ऑप्शन ए, हेल्पिंग द पायलट, पायलट की मदद कर रहा था। बी, प्लानिंग टू फ्लाई, उड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। सी, प्लेइंग विद द रोप, रस्सी से खेल रहा था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नंबर 3, व्हेन द बलून रोज अप द ऑथर, जब गुब्बारा ऊपर उठा तो ऑथर ने क्या किया। ए, गॉट इनसाइड द बलून, गुब्बारे के अंदर चला गया। बी, लेट द बलून गो अप, गुब्बारे को ऊपर जाने दिया। सी, रोज अप विद द बलून, गुब्बारे के साथ ऊपर उठ गया। नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। नंबर 4, व्हेन द बलून वॉज राइजिंग अप, जब गुब्बारा ऊपर उठ रहा था। ऑप्शन ए, द ऑथर वॉज लाफिंग, लिखने वाला हंस रहा था। बी, शाउटिंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्ला रहा था। सी, वॉज एन्जॉइंग द फ्लाइट, वो अपनी उड़ान से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, शाउटिंग फॉर हेल्प। नंबर 5, व्हेन द कैप्टन हर्ड द वॉइस, ही, जब कैप्टन ने आवाज़ सुनी तो उसने क्या किया। ऑप्शन ए, स्टेड इन द एयर, हवा में मुअल्लक रहा। बी, स्टार्टेड गेटिंग डाउन, नीचे उतरना शुरू कर दिया। सी, जम्प्ड आउट ऑफ द बलून, गुब्बारे से छलांग लगा दी। द करेक्ट वन इज़ ऑप्शन बी। नंबर 6, व्हेन द रोप टोर ऑफ द बलून द ऑथर, जब रस्सी बलून से टूटकर अलहदा हो गई तो ऑथर ने क्या किया। ए, फेल ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, किसी इमारत की छत पर कूद गया। बी, फेल इन द पॉन्ड ऑफ वाटर, पानी के तालाब में कूद गया। तालाब, आप पॉन्ड पहले पढ़ चुके हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ पॉन्ड, नॉट पाउंड, पॉन्ड। ऑप्शन सी, फेल इनटू अ पाइन ट्री, या अनानास के दरख्त पर गिर पड़ा। द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। नंबर 7, व्हेन द ऑथर फेल डाउन, जब लिखने वाला गिर पड़ा तो क्या हुआ। ऑप्शन ए, ही वॉज ओनली स्क्रैच्ड, उसको मामूली खराशें आईं। बी, हिज लेग वॉज ब्रोकन, उसकी टांग टूट गई। सी, ही वॉज बैडली हर्ट, या उसको बहुत ज़्यादा चोट आई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो दीज वर द MCQs on your book. Learn about words. Page number 39, learn about words. Students,
जो ग्लॉसरी वर्ड हमने किए हैं ये उसी से मिलते जुलते वर्ड्स हैं जिनका मतलब उनके सामने लिखा हुआ है लेकिन शफ़ल किया हुआ है। आपने इसको मैचिंग की सूरत में करना है और ये बुक पर ही काम करना है आपने। होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड, कीप इट इन माइंड, ऑलवेज राइटिंग ऑन बुक you will have to use only lead pencils। कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उनको कॉलम बी से आपने मैच करना है। द फर्स्ट वर्ड इज़ पैराशूट। पैराशूट को आपने कॉलम बी के थर्ड मीनिंग से मैच करना है। पैराशूट आ कैनोपी टू स्लो डाउन द फॉल फ्रॉम एयरक्राफ्ट्स। दूसरा वर्ड है कॉलम ए का स्टंट्स, करतब। इसको आपने कॉलम बी के फोर्थ नंबर पर जो है उससे मैच करना है। ट्रिक्स इन द एयर, हवा में करतब दिखाना। पैशन, कॉलम ए का थर्ड वर्ड है पैशन। पैशन को आपने कॉलम बी के फिफ्थ मीनिंग से मैच करना है। overpowering emotions of love, joy, hatred, etc. Sighted, sighted को आपने कॉलम बी के सेकंड मीनिंग से मैच करना है। seeing something or someone, किसी को देखना, किसी चीज़ को या किसी को देखना। बर्नर्स, बर्नर्स को आपने लास्ट वन से मैच करना है। कॉलम बी के लास्ट मीनिंग से मैच करना है। रिंग्स और प्लेट्स ऑन ovens that give heat or a flame। jerked, कॉलम ए का लास्ट वर्ड jerked है। इसको आपने मैच करना है नंबर 1 से। to pull something with a sudden strong movement, जिसका उर्दू में मतलब झटका यानी क्विक शार्प सडन मूवमेंट, किसी चीज़ का एकदम से चलते चलते रुक जाना। सो दीज वर द वर्ड्स एंड मीनिंग्स इन इंग्लिश विच वी हैव मैच्ड। नाउ लेट्स कम टू एन वेरी इंटरेस्टिंग पेज नंबर 40 पे आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपने डायग्राफ से, डायग्राफ यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट डायग्राफ। डायग्राफ वो 2 लेटर्स होते हैं जिनसे आपका एक वर्ड बनता है। याद रखिए अलग अलग हरूफ होते हैं और हरूफ जब मिलते हैं तो एक वर्ड बनता है। यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड देयर आर रिटन सम डायग्राफ। SH, CH, GH, PH. First of all, we all have to know about the correct sound of these diagraph. बेटा जब हम SH को किसी वर्ड के एंड पे लगाते हैं तो उसकी आवाज़ श की निकलती है। श मीन शीन की आवाज़, जहन में रखिए आप, शीन की आवाज़ निकलती है। शीन, आप उर्दू में अलिफ बे में पढ़ते हैं शीन, सीन, शीन। तो S और H जब मिलते हैं तो शीन की आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब आप CH को मिलाते हैं तो चे की साउंड प्रोड्यूस होती है। CH मीन्स चे। चे उर्दू में जब आप अलिफ पे पढ़ते हैं तो चे आपने पढ़ा हुआ है, तो CH की साउंड चे की निकलती है। मिसाल के तौर पर चेयर के स्पेलिंग ले लीजिए तो चेयर में CH चे की साउंड प्रोड्यूस करती है। GH फे की साउंड प्रोड्यूस करती है। GH जो है वो फे की साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे उर्दू में आप फे पढ़ चुके हैं अलिफ बे में, इसी तरह G और H को जब हम मिलाते हैं तो फे की साउंड प्रोड्यूस होती है। द नेक्स्ट इज़
PH। PH भी फे की ही साउंड प्रोड्यूस करता है। किसी भी वर्ड के एंड पर आपने जब GH या PH अकॉर्डिंग टू दैट स्पेलिंग इस्तेमाल किया तो दोनों की साउंड फे की निकलेगी। सबसे पहले आपके जहन में डायग्राफ की साउंड होनी चाहिए तो आपके स्पेलिंग सही होंगे। अब हम अपनी इस एक्टिविटी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपने प्रॉपर डायग्राफ लगाकर सही स्पेलिंग बनाना है, कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ स्पेलिंग कंप्लीट करूँगी। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन आई ओपन द डोर, कॉमा, द लाइट्स फ्लेयर। अब डैश में क्या लगेगा ये आपने सोचकर बताना है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो रोशनियाँ जल उठी। अब यहाँ पर है वर्ड FLA। अब आपने बताना है कि इसमें फ्लैर के साथ SH आना है, CH आना है, GH आना है या PH आना है। वेरी गुड। यहाँ पर हम S और H लगाएंगे तो ये वर्ड बन गया फ्लैश। क्या वर्ड बन गया? फ्लैश। लाइट्स फ्लैश। अब दूसरा सेंटेंस है, द न्यूज़ रिपोर्टर कैप्चर्ड हर फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ, व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ फोटोग्राफ? अब फोटोग्राफ तो कोई वर्ड नहीं होता ना। अब हमने इसको कंप्लीट करना है तो विच विल बी द करेक्ट डायग्राफ फॉर दिस स्पेलिंग? इज इट SH फोटोग्रैश, CH फोटोग्रैच? नो। GH यहाँ नहीं लग सकता। PH, द करेक्ट डायग्राफ इज PH। और स्पेलिंग क्या बन गए? फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। द थर्ड वन इज दिस मैन डज नॉट वॉक, आगे डैश है, हिज क्लोथ्स प्रॉपरली। ये आदमी अपने कपड़े सही तरह नहीं धोता, प्रॉपरली सही तरह। अब यहाँ पर वर्ड है WA, अब आगे S है, सॉरी WA, और आपने इसको कंप्लीट करना है सही डायग्राफ के साथ। तो सही डायग्राफ क्या होगा? इज़ दैट CH वॉच? नो, वॉच के तो TCH होते हैं। GH वॉफ, PH नो। द करेक्ट डायग्राफ वुड बी SH। तो क्या बन जाएगा? वॉश। क्योंकि शीन की साउंड निकल रही है, आपने जहन में रखना है वॉश, वॉश। जस्ट लाइक नंबर 1 फ्लैश, वॉश। तो दोनों में किसकी साउंड निकल रही है? शीन की। नंबर 4, इन अ क्राउड, कॉमा, पीपल यूजुअली PU डैश ईच अदर। हजूम में आम तौर पर लोग एक दूसरे को धकेलते हैं। PU, which will be the correct digraph? CH no, GH no, PH no. The correct digraph will be SH। और हमारे पास क्या स्पेलिंग सामने आए? पुश, पुश। पुश मीन किसी को धक्का देना या धकेलना। नंबर 5, a monkey picked up a BUN dash of bananas from a fruit shop। एक बंदर दुकान से, किसकी दुकान से? फलों की दुकान से केले का एक गुच्छा उठाता है। अब यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग है
UN, बन। अब बन को आपने बंच बनाना है, तो बंच सबसे पहले आपने ये देखना है कि मेरे स्पेलिंग की साउंड किस डायग्राफ से मैच करती है। बंच, तो आखिर में किसकी साउंड निकल रही है? क्या वो शीन की साउंड निकल रही है? नो। क्या वो फे की साउंड निकल रही है? नो। क्या वो PH की साउंड फे की निकल रही है? नो। द करेक्ट आंसर इज CH। तो CH को हम यहाँ लगा देंगे और हमारा करेक्ट स्पेलिंग हमारे सामने आ जाएगा, विच इज़ बंच, बंच। नंबर 6 पर जो हमारे पास है, शी पुट्स ऑल द यूटेंसिल्स इन अ DI- वॉशर। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपने टी पॉट्स होते हैं हमारे, जो हम जैसे कैटल है जिसमें हम खाना पकाते हैं, हमारे पास पॉट्स होते हैं। तो यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। अब कह रहे हैं इस लाइन में कि उस लड़की ने अपने बर्तन डिश वॉशर में डाले। अब डिश के स्पेलिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले शीन की साउंड की तरफ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कीप इट इन माइंड कि हमने शीन की साउंड किस डायग्राफ में सीखी थी। क्या वो CH की साउंड थी? क्या वो GH की साउंड थी? या वो PH की साउंड थी? हु विल टेल मी? वेरी नाइस, ये SH की साउंड आएगी। DISH, डिश। तो क्या बन गया हमारा? डिश वॉशर। डिश वॉशर यानी एक ऐसी मशीन जिसमें आप अपने तमाम बर्तन जो इस्तेमाल शुदा होते हैं उनको डाल देते हैं और वो ख़ुद ब खुद इनको वॉश करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिश वॉशर। नंबर 7, ही एट अ सैंडविच फॉर हिज ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर हमारे पास सैंड और इसके साथ WI तक स्पेलिंग है और फिर हमने इसको कंप्लीट करना है। सैंडविच, D साइलेंट होता है, सैंडविच नहीं आपने बोलना, सैंडविच, इट्स सैंडविच, SANWI, D को आपने साइलेंट पढ़ना है, सैंडविच। अब सैंडविच में चे की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो सबसे पहले आपने जहन में रखना है कि कौन सा डायग्राफ इस के लिए अप्रोप्रिएट है। मैंने क्या वर्ड बोला? अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब, मौजू। तो यहाँ पर हम CH, सैंडविच। नंबर 8, he had a little scratch on his knee। उसके घुटने पर, नी में के साइलेंट है, उसके घुटने पर छोटी छोटी खराशें आईं या खराश आई, उसके घुटने पर मामूली खराश आई। तो हम किस तरीके से यहाँ पर स्पेलिंग बनाएंगे? स्क्रैच के। अब जहन में रखना है आपने, स्क्रैच, चे की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? वेरी गुड, आपके लिए समझना आसान हो गया। जब आपके सामने कोई भी डायग्राफ आए तो आपने सबसे पहले स्पेलिंग्स के ऊपर जाना है, क्योंकि वो आपको बहुत आसान लगते हैं। समटाइम्स आपको आता हुआ भी कभी कभी इमोशंस में आके, आप जज्बात में आके उसको गलत कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब है गौर करना। Ponder over the correct spellings, then go to the correct digraph and its sound. Scratch, scratch means खराश। तो चे की साउंड की हमने मैचिंग की, तो CH को यहाँ लगा दिया तो करेक्ट स्पेलिंग हमारे सामने आ गया, स्क्रैच। नंबर 9, my brother places a record on a phonograph। फोनोग्राफ एक ख़ास किस्म का
एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहेंगे, एक ऑडियो प्लेयर होता है जो कि पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके ऊपर एक बड़ी सी प्लेट, जिस समझ लें कि आजकल आपकी जो डिस्क होती है DVD टाइप, उससे भी बहुत बड़ी प्लेट एक लगती थी उसके अंदर, और फिर उसको प्ले किया जाता था और उसमें से आप अपनी पसंद का म्यूज़िक सुन सकते थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे भाई ने फ़ोनोग्राफ पर एक रिकॉर्ड यानी म्यूज़िक का कोई प्ले किया। तो यहाँ पर फ़ोनोग्राफ के स्पेलिंग हम कंप्लीट करेंगे, फ़ोनोग्राफ। अब यहाँ पर फे की साउंड आ रही है, फ़ोनोग्राफ। यहाँ पर आपने PH को लगा देना है, जैसे फ़ोटोग्राफ और फ़ोनोग्राफ। नंबर 10 यहाँ पर है पीपल यूजुअली आमतौर पर, पीपल लोग, LAU, तो यहाँ पर कंप्लीट वर्ड बनेगा लाफ एट गुड जोक्स, लोग अमूमन अच्छे लतीफ़ों पर हंसते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग है LAUG और लाफ के साथ हमने यहाँ पर LAUGH लगा दिया, तो लाफ, फे की साउंड। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपने कहाँ पर GH इस्तेमाल करना है और कहाँ पर PH इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जहन में रहे कि ये PH और GH किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आपने सिर्फ इनकी साउंड्स के ऊपर गौर करना है कि ये साउंड किस डायग्राफ से मैच करती है। इसके बाद आपका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम पेज नंबर 40 पे ही शुरू हो जाता है, लैंग्वेज एंड आर्ट्स के नाम से, प्रोनाउंस। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ा है। प्रोनाउन इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच। अब प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। बार बार एक ही चीज़ की रेपिटेशन अगर आप करते जाएंगे, जैसे अली अच्छा बच्चा है, अली सुबह सवेरे उठता है, अली ऑफिस जाता है, तो बार बार अली 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 आप लिख रहे हैं। तो उसकी बजाय आप अली अच्छा लड़का है, he gets up early in the morning, he goes to school। तो आपने बार बार नाम की रेपिटेशन की बजाय ही इस्तेमाल किया, तो ये प्रोनाउन कहलाएगा। अब प्रोनाउन में भी बहुत सी अक़साम हैं। अब यहाँ पर आपको 2 किस्में बताई जा रही हैं। द फर्स्ट इज़ SP, मीन्स सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट pronoun, the main pronoun subject pronoun, the other one is object pronoun। इसको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर भी समझ सकते हैं। ये आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले भी बताया था कि आपके जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं उसके साथ ही जो दूसरे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाते हैं, जो आपके प्रोनाउन को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप 2 प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन में आपको कौन कौन से प्रोनाउंस नज़र आएंगे? ही, आई, शी, दे, वी, यू। अब यहाँ पर आपने सब्जेक्ट प्रोनाउंस जहन में रखने हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हैं? हिज, मी, माई, हर, देम, और योर एंड अस। सो लेट्स स्टार्ट learning about subject pronouns and object pronoun. Page number 41. A subject pronoun is a pronoun that is used as the subject of the sentence. He, I, she, they, we and you are subject pronouns. यानी
किसी भी जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर, यानी आपने उर्दू में फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल पढ़ा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब फ़ाइल है, फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल हो तो आपने जहन में रखना है कि ये कौन कौन से होंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी जिस सब्जेक्ट प्रोनाउन पर काम हो रहा है उससे हासिल होने वाले नाउन को हम सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे। मीन्स हर, हिम, इट, मी, देम, अस एंड यू आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, राइट SP इफ़ द अंडरलाइंड प्रोनाउन इज़ अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। नीचे दिए हुए जुमलों में जो अंडरलाइन किए गए प्रोनाउंस हैं, आपने बताना है कि क्या वो SP यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। खाली जगह में आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो SP लिख देना है, और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो OP लिखेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस टू गो इज़ शी मेड डिनर फॉर द होल फैमिली। उसने तमाम ख़ानदान के लिए रात का खाना बनाया। डिनर क्या होता है? रात का खाना। अब यहाँ पर शी को अंडरलाइन किया गया है। शी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेरी गुड, SP, सब्जेक्ट प्रोनाउन। शी इज़ सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। द सेकेंड वर्ड इज़ सेमी प्लेड टेनिस विद मी। अंडरलाइन वर्ड है मी। अब यहाँ पर मी आपने बताना है कि मी क्या है। मी इज़ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्योंकि सब्जेक्ट सेमी है और मी जो है वो उस वर्ब को जाहिर कर रहा है जो सेमी ने किसी के साथ खेला। माई फ्रेंड वेंट टू द मूवी विद हिम। मेरा दोस्त उसके साथ मूवी देखने गया। अब यहाँ हिम अंडरलाइंड है। हिम स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेरी गुड, it's an object pronoun. Keep it in mind. O is vowel. Vowel में A, E, I, O, U, तो उससे पहले हम जब भी बोलेंगे तो N इस्तेमाल करेंगे। तो him object pronoun है। What is she? Number 4. She went to the store last night. वो कल रात स्टोर गई। अब she क्या है? यहाँ पर she subject pronoun. Number 5. The cashier gave the money to her. आपने दोबारा से चले जाना है, जहन में रखना है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में है हर या सब्जेक्ट प्रोनाउन में है। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो आप SP लिख देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में है तो आप क्या लिख देंगे? हर। हर स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। Number 6. They enjoyed playing on the playground. उन्होंने खेल के मैदान में खेलने से लुत्फ़ उठाया। They stands for subject pronoun. Number 7. Have you seen my ball? Question mark. क्या आपने मेरी गेंद देखी? तो have you seen my ball? अब यहाँ पर ये subject pronoun. Subject pronoun. Number 8. We played with children. We क्या है? We underlined है, और we को हमने बताना है कि ये क्या है? It's also an subject pronoun. उसके बाद यहाँ पर है Number 9. She gave me some chocolates. Chocolates, उसने मुझे कुछ चॉकलेट्स दी। चॉकलेट्स तो सबको पसंद है ना? वेरी गुड, मुझे पता है सब बच्चों की चॉइस का। She gave me some chocolates. उसने मुझे कुछ चॉकलेट्स दी। Me stands for object pronoun. And last but not the least, Maria tossed the ball to them. मारिया ने गेंद को उनके लिए उछाला। Them stands for object pronoun. So I hope you have all learned better about subject pronoun and object pronoun.
शी। अब यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही, आई, शी, दे, वी, यू। जिस तरह आपने फिंगर टिप्स के ऊपर ए, ई, आई, ओ, यू याद किए हुए हैं, इसी तरह आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है। तो इसी तरह शी सब्जेक्ट प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, शी सब्जेक्ट प्रोनाउन, हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन, यू सब्जेक्ट प्रोनाउन, we subject pronoun, me object pronoun, them object pronoun. So I hope you have all learned better about subject and object pronoun. Page number 41, writing skills. Writing a personal narrative. अब यहाँ पर आपने, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं और माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो घर पर भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करते होंगे। तो पर्सनल नरेटिव का मतलब है अपनी सोच के हिसाब से किसी चीज़ को बयान करना। पर्सनल का मतलब होता है बेटा ज़ाती, नरेटिव का मतलब होता है वजाहत या बयान। अब मिसाल के तौर पर आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़ू गए हैं, जाते रहते हैं ना ज़ू, सबसे पहली फरमाइश होती है छुट्टी पे कि पापा ज़ू लेके चलें, मामा ज़ू जाना है हमने, या कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके एक प्लान्स होते हैं कि आपने सुबह उठना है, तैयार होना है, अपने लिए आपने लंच रेडी करवाना है, ममा से मज़े मज़े की चीज़ें साथ लेके जानी हैं और वहाँ बैठ के एंजॉय करना है। तो आपके जहन में स्टेप्स के हिसाब से हर चीज़ की प्लानिंग होती है कि नंबर 1 ये करना है, नंबर 2 ये हुआ, नंबर 3 ये करना है और ऑनवर्ड। तो यहाँ पर जब आप अपनी ज़बान में किसी चीज़ को बयान करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। पेज नंबर 42 पे आइए। हाउ टू राइट अ पर्सनल नरेटिव क्वेश्चन मार्क। अपने बारे में अपनी ज़बान से आँखों देखे हाल को आप कैसे बयान करेंगे, यानी जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की आप उसको कैसे बयान करेंगे। इट इज़ कॉल्ड पर्सनल नरेटिव। थिंक अबाउट द टॉपिक केयरफुली। सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए सबसे पहले आप उसके बारे में आपने सोचना है, ठीक है। नंबर 1 आपकी सोच, थिंक अबाउट, और फिर सोच में क्या आ जाता है आपका टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या है, किस बारे में आपने लिखना है। पर्सनल नरेटिव इज़ रिटन अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स इन वंस लाइफ। ज़ाती वजाहत या बयान लिखा जाता है तजुर्बात जो कि आपने देखे, आप पर गुज़रे आपकी ज़िंदगी में, उसके बारे में आप जो लिखेंगे वो पर्सनल नरेटिव कहलाएगा। फॉलो दीज स्टेप्स। तो कौन से स्टेप्स को आपने फॉलो करना है वो आगे आपको बताए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़ ऑन अ रफ पेपर। किसी रफ़ कागज़ पर आपने अपने तमाम आइडियाज़ को लिख लेना है। ऑर्गेनाइज यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी जो कुछ आपके जहन में है, अगर आगे पीछे भी हो गया है तो आप लिख लें, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है आपने। किसको ऑर्गेनाइज करना है? आपके जहन में जो कुछ है, ऑर्गेनाइज द आइडियाज़, नंबर 1 पे आ जाता है ये। तो उसके बाद आपने क्या करना है? आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके अंडर आपने अपने जहन से जो सवालात करने हैं वो क्या करने हैं? सबसे पहले व्हाट हैपेंड, कि हुआ क्या, क्या हुआ, क्या हुआ। नंबर 2 व्हेन डिड इट हैपन, ये इसका दूसरा पॉइंट है। कब हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, यानी इवेंट जो फॉल कर रहा है वो कब हुआ, किस अरसे में हुआ। अब आपने थर्ड वन पे वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, यानी आपका जो वाक़या आपके साथ गुज़रा है या जो एक्सपीरियंस आपने फ़ेस किया है वो कहाँ हुआ, किस जगह पर वक़ू पज़ीर हुआ। उसके बाद आपने नंबर 4 पे जो पॉइंट जहन में रखना है,
राइट द बिगिनिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर्स एंड द सिचुएशन। आपने सबसे पहले आगाज़ यानी आप जैसे ज़ू जाते हैं तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि और फिर हम घर वापस आ गए। पहला जुमला आपका ये थोड़ी होगा कि हाँ और फिर हम घर वापस आ गए, या आपने इससे स्टार्ट कर दिया फिर हमने लंच खाया। ये तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। लोग कहेंगे ये क्या आपने लिखा है। तो आपके जहन में सबसे पहले जैसे जैसे वाक़या रूनुमा हुआ, जैसे जैसे आपने एक्सपीरियंस गेन किया, अकॉर्डिंग टू दैट कि कब हुआ, कहाँ हुआ और क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और फिर आगाज़ और इंट्रोड्यूसिंग यानी तारुफ उसका करवाना है आपने कि किसके बारे में आपके एक्सपीरियंसेस हैं, और इसके बाद आपने उसके जो किरदार थे, कैरेक्टर्स कि उसमें क्या क्या थे, लोग कौन कौन से लोग शामिल थे, एंड सिचुएशन और वहाँ पर जो हालात व वाक़यात थे। ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज़ द डिटेल्स। एक कागज़ पे डिटेल्स लिख लें। आपके लिए मज़मून लिखना, आपके लिए लेटर लिखना, आपके लिए किसी भी तरह की कॉम्पोजिशन राइटिंग इतनी आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़ करना द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप फॉर एवरी कॉम्पोजिशन राइटिंग। नंबर 1, क्या हुआ, यानी आप ज़ू गए, आपने ज़ू पे मज़मून लिखना है। क्या हुआ, कब हुआ, संडे को हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। आपने वेन्यू। उसके बाद कहाँ हुआ, ये वेन्यू है, कहाँ हुआ कि आपने किस अरसे में ये एक्सपीरियंस किया और कहाँ पर हुआ ये, यानी कि आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, आपने घर से, आपने अपने दोस्तों के साथ, आपने किसी स्कूल ट्रिप के साथ, तो ये कहाँ पर हुआ। देन नंबर 4, स्टार्ट। सुबह उठने से उस एक्साइटमेंट को बयान करने से लेकर टिल द एंड ऑफ द टॉपिक। आपने सबसे पहले आगाज़ को फोकस करना है, तारुफ करवाना है कि आपका जो ये टॉपिक है ये एक्चुअली है क्या। अगर तो कोई आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू कलेक्ट ऑल द जो इसकी इंफॉर्मेशन है और जो नॉलेज है वो एक पेपर पे लिख लें। अगर आपने उसके बारे में बताना है तो आप उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। देन कैरेक्टर्स, किरदार, कि मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरे अम्मी अब्बू, मी एंड माय फैमिली, तो ये आपने किरदार में शामिल करना है। हालात, सिचुएशन, यानी मौसम कैसा था, आपका टूर बस पे था, ट्रेन के ज़रिए था, टैक्सी के ज़रिए था, या आपके कन्वेंस, या आप पैदल गए, व्हाटएवर, इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक जो कि आप लिख रहे हैं। तो ये चीज़ें लिखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आपने आना है अगले पॉइंट की तरफ, नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की तरफ आपने आना है, और पॉइंट नंबर 5 क्या है आपका, राइट द मिडल वेयर द प्रॉब्लम अकर्ड। दरमियान जहाँ पर आपको मुश्किल पेश आई। अगर आपको मुश्किल पेश नहीं आई तो आपने अपना मिड लिखना है, टॉपिक का मिड। जैसे कि आप ज़ू गए हैं तो मिड में आपने क्या किया, लंच किया, ठीक है। ये मिड ऑफ द टॉपिक में आएगा कि आपने लंच किया। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, जैसे आप ट्रेन का सफ़र बयान कर रहे हैं तो ट्रेन रास्ते में ख़राब हो गई या बस ख़राब हो गई, तो मुसाफिर बस से उतरे और उन्होंने क्या क्या मुश्किलात का सामना किया, या अगर आपने लंच किया तो लंच में आपने क्या क्या चीज़ें इंजॉय की। दिस इज़ कॉल्ड द मिडल ऑफ द स्टोरी, ऐसे व्हाटएवर द टॉपिक रिलेटेड टू। राइट द एंडिंग वेयर द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व। नंबर 6 पे जो पॉइंट आता है, एंडिंग, इख्तिताम, यानी आपकी जो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, इस
का सल्यूशन कैसे हुआ, ये कैसे सॉल्व हुई, जैसे बस ख़राब थी तो वो कब सही हुई, या अगर आपका लंच था तो उसके बाद आप काफ़ी थक गए और फिर आपने घर वापसी का इरादा किया, तो फिर इसके बाद से क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू ऑर्गेनाइज द टॉपिक। अगर आप ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो ये सब सीक्वेंस जो है ये उलट पुलट हो जाएंगे। अब किरदार और हालात पहले ले आएंगे आप, और कब हुआ एंड पे ले आएंगे, तो फिर टॉपिक तो आपका इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। सो इख्तिताम जो है यानी एंडिंग जो है वो आपकी इतनी ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जितना कि आपका आगाज़ है। इख्तिताम और जो दरमियान में आपकी मुश्किलात आई उसको आपने एलेबोरेट करना है। उसके बाद आपने फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल राइटिंग द पर्सनल नरेटिव। अगर आप ज़ाती कोई तजर्बा लिख रहे हैं, ज़ाती आपका एक्सपीरियंस है, तो आपने राइट अ गुड बिगनिंग, आगाज़ आपका अच्छा होना चाहिए। डेवलप एंड एक्सप्लेन योर आइडियाज़ क्लियरली, जो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वजाहत से हो और आपको बताने वाले को समझ आना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। राइट एंड इम्प्रेसिव एंडिंग, एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव यानी आपके अच्छे इम्प्रेशन डालने वाली एंडिंग इख्तिताम हो। प्रूफ रीड योर वर्क, क्या बोला मैंने, प्रूफ रीड योर वर्क। प्रूफ रीड का मतलब होता है दोबारा से अपनी लिखी हुई तहरीर को पढ़ना ताकि उसमें से जो गलतियां हैं वो निकल जाएं। प्रूफ रीड योर वर्क, हमेशा अपने काम को दोबारा से पढ़ें। स्पीकिंग, डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एनी ड्रीम दैट यू हैड एंड हाउ केम ट्रू इन योर लाइफ। अपने क्लासमेट्स के साथ अपने ख्वाब को शेयर कीजिए अगर आपने कोई देखा है, और हाउ इट केम ट्रू इन योर लाइफ, कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे सच्चा हुआ। ये तो आपकी कॉन्वर्सेशन है जो आप अपने अक्सर पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई दोस्त या आपके कोई फ्रेंड ही हो, नहीं, आप अपनी बहन के साथ, भाई के साथ, अपनी अम्मी या अब्बू के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्बल कॉन्वर्सेशन है। आज जो हमने सबसे मेन चीज़ पढ़ी वो है क्रिएटिव राइटिंग यानी नरेटिव राइटिंग। तो आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी आप ऐसा उन्वान ले लें जिससे आप एक्सप्लेन कर सकें इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो फिर देखिएगा कि आप ख़ुद से इंग्लिश का और उर्दू का मज़मून लिखने में कितने कामयाब हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल डन विद लेसन नंबर 6। आज लेसन नंबर 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन, रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन कंप्लीट की, ड्रीम कम ट्रू की। उसके बाद फिर हमने इसके वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस, ग्लॉसरी एंड अदर वर्क किया, और उसके बाद इसका बुक वर्क तमाम आ गया। क्वेश्चन आंसर्स PDF की सूरत में आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमने डायग्राफ सीखा, डायग्राफ में साउंड्स सीखी डायग्राफ की। उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सीखा, उसकी डिटेल्स हमने अपने सामने डिस्कस की और उसकी खाली जगह को हमने मुकम्मल किया। और फिर हमने सीखा कि किस तरीके से नरेटिव राइटिंग की जाती है। इस सारे लेक्चर का फ़ायदा माय डियर स्टूडेंट्स आपको उसी वक्त हो सकता है जब आप घर बैठकर अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें और अपने इर्द गिर्द की मिसालों से इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। जब भी आप रीडिंग किया करें तो आपके जहन में तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप इसकी प्रैक्टिस करके मज़ीद इसके अंदर जो भी कमी रह गई है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपको एकेडमी के नंबर्स दिए गए हैं, आप वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको हेल्प आउट करूँगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया है तो आप इसको अपनी नोटबुक्स में सेव करके लिख लीजिए ताकि बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपने अपने घर में अपनी मदर को हेल्प आउट करना है और बिल्कुल उनका हेल्पिंग हैंड बनना है ताकि आपकी मदर आपसे हैप्पी रह सकें और आप अपनी स्टडीज़ में अच्छी तरह टाइम दे सकें। आपने किसी भी तरह अपनी स्टडीज़ को नहीं छोड़ना और हमेशा अपना एक ख़ास वक्त मुकर्रर करें, अपना टाइम टेबल सेट करें और उसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए थे 3, उसके अकॉर्डिंग आपने तमाम लेक्चर्स को सुनना और समझना है।
आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे और हमेशा से मेरा कहना मानते आए हैं। आई होप कि आप आज भी मुझे ओबे करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।